बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 7। ऑसिलेशंस क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, डेली लाइफ में हम कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए बेटा, वो मोशन के 3 टाइप्स हैं। चैप्टर नंबर 3 में आप ट्रांसलेशनल मोशन, चैप्टर नंबर 5 में आप रोटेशनल मोशन, और यहाँ पर हम ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन स्टडी करेंगे। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन है। ऑसिलेशंस कंसेप्ट बहुत जगहों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी फिनोमेनास डेली लाइफ में ऐसी हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के कंसेप्ट को जाने बगैर पॉसिबल नहीं है, जिसका समझना बहुत मुश्किल है। बहुत सी फिज़िकल फिनोमेनास ऐसी हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें चाहिए होती है वाइब्रेशंस की कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल बहुत रिजिड बॉडी में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ब्रिज। आप लोग गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्काई स्क्रैपिंग, बुलंदोबाला इमारतें। अर्थक्वेक के दौरान क्या होता है? अर्थक्वेक के दौरान ये रिजिड बॉडीज जो हैं ये भी स्टार्ट करती है क्या? वाइब्रेशंस। इसीलिए इंजीनियर्स जो हैं इनकी कंस्ट्रक्शन के दौरान इनके ऑसिलेट होने की या इनके वाइब्रेट होने को मद्देनज़र रखकर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसीलिए ऑसिलेशंस का समझना, ऑसिलेटरी मोशन का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही जितना लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन और स्पिन और रोटेशनल मोशन ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि ये वाइब्रेटरी मोशन है क्या? हाउ कैन वी डिफाइन इट? हाउ कैन वी डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन? नाउ फर्स्ट इज वाइब्रेटरी मोशन। What is वाइब्रेटरी मोशन? हम डिफाइन करते हैं वाइब्रेटरी मोशन को के टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट मीन पोजीशन along same path is known as vibratory motion. To and fro motion about mean position along the same path is known as vibratory motion. ये है vibratory motion. For example हम लेते हैं बेटा एक सिंपल पेंडुलम, और इस सिंपल पेंडुलम को मैं थोड़ा सा अपना पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूं। थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर जब आप इसको रिलीज करेंगे तो ये वापस दौड़ते हुए आएगा मीन पोजीशन पर। इनर्शिया की वजह से यहां पर स्टे नहीं करेगा, दूसरे साइड पर फिर इसी तरह सो अलोंग द सेम पाथ ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। सच मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी। इसी तरह आप एक मेटालिक स्ट्रिप ले लें, स्ट्रिप, छोटा सा स्ट्रिप,
और इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको क्या करें, बेंड कर दें इस तरह। तो जब आप इसको रिलीज करेंगे इट विल वाइब्रेट, तरतराहट सा, अबाउट मीन पोजीशन। इसी तरह आप मास अटैच टू स्प्रिंग ले लें, आप फोर्स अप्लाई करके इसको स्ट्रेच करते हैं, डाउनवर्ड रिलीज करते हैं, दौड़ता हुआ आता है अपनी मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन पर स्टे नहीं करता, दूसरे साइड पर, और फिर ऑसिलेट होने लगता है। तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन अलोंग सेम पाथ इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। याद रखें इसमें दो चीजें, एक restoring force, restoring force, what is restore करना, वापस अपनी सिचुएशन पर, पोजीशन पर आना। the force due to which body system regain its original position after the removal of deforming force। वो फोर्स जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करती है। कब? जब आप इससे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें, जब आप इससे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्म करने वाला कौन सा है? मैं यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं स्प्रिंग को खींचने के लिए, दिस अप्लाइड फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग। वापस ये आ रहा है मीन पोजीशन की तरफ, किसकी वजह से? दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग। इस स्ट्रिप को मैं खींच रहा हूं, इसको डिफॉर्म कर रहा हूं, इसके शेप में चेंज ला रहा हूं, दिस फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आता है, दैट फोर्स इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर ऑसिलेशन जो है, वाइब्रेटरी मोशन जो है, वो हम स्टडी करेंगे अंडर रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी। अब एक डिफॉर्मेशन होती है परमानेंट, ठीक है जी, और एक होती है टेम्परेरी। ये सारी टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है। तो यहां पर डिफॉर्मेशन जो आती है, चेंज जो आती है, वो टेम्परेरी है और फिर वापस रिगेन हो जाती है। तो मैंने स्टार्ट ली ऑसिलेशन की, कि ऑसिलेशन क्या है, डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कंसेप्ट, स्पेशली इंजीनियरिंग साइड पर, स्पेशली इंजीनियरिंग साइड पर बहुत ज्यादा। अब मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मैंने दी और मैंने स्टार्ट ली वाइब्रेटरी मोशन की, कि है क्या? तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन अलोंग सेम पाथ इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम, फॉर एग्जाम्पल metallic strip, for example mass attached to spring, all perform oscillatory motion under restoring force। ठीक है जी। अब इसमें एक स्पेशल टर्म आता है पीरियाडिक। पीरियाडिक मोशन, a motion which repeats itself after equal interval of time, a motion which repeat itself after
equal interval of time is known as periodic. Is known as periodic motion. ठीक है जी। अगर वाइब्रेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट अपनी मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रही है तो इस मोशन को हम कहते हैं पीरियाडिक। कौन सा मोशन? पीरियाडिक मोशन। ठीक है जी। अब ये हो गई आपके पास पीरियाडिक मोशन। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो वाइब्रेटरी मोशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका समझना आपके लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ऑसिलेशन, और वाइब्रेशन। व्हाट इज ऑसिलेशन और वाइब्रेशन? क्या चीज है? ऑसिलेशन और वाइब्रेशन है क्या? तो बेटा ये है कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। कंप्लीट राउंड ट्रिप से मुराद क्या है क्या? यहां देखिए, ये मेटालिक स्ट्रिप, सपोज ये मेरे पास मीन पोजीशन, ये एक एक्सट्रीम और ये दूसरा एक्सट्रीम। ठीक है जी। अब अगर आप इस तरह डिफाइन करते हैं कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक और फिर वापस, ये भी एक वाइब्रेशन है। सिंपल पेंडुलम, एक एक्सट्रीम से दूसरे तक और फिर वापस, ये भी एक वाइब्रेशन है। मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, एक एक्सट्रीम से दूसरे तक और फिर वापस, ये भी एक वाइब्रेशन है। लेकिन मैं इस तरह भी ले सकता हूं कि एक बॉडी मीन से स्टार्ट लेकर एक्सट्रीम पर, वापस मीन, दूसरा एक्सट्रीम और फिर वापस, तो ये एक वाइब्रेशन है। ये क्या है? एक वाइब्रेशन। अब इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन कितनी होगी? तो याद रखे बेटा, एक वाइब्रेशन में डिस्प्लेसमेंट होगी 0। रीजन क्या है? कि जहां से इसने स्टार्ट लिया था उस पॉइंट पर ये वापस आ चुका है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन करते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। अब ये तो हो गई वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन है क्या चीज। वाइब्रेशन के बाद बात आती है एक और इंपॉर्टेंट टर्म की, जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा है? वो इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम पीरियड। वो इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम पीरियड। What is basically a time period? देखिए बेटा, यहां से सिंपल एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करती है, दैट बॉडी इज नोन एज वाइब्रेटिंग बॉडी। एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, लेट से स्ट्रिप, यहां से
इस एक्सट्रीम पोजीशन से ये स्टार्ट लेकर दूसरे एक्सट्रीम पर पहुंच गई और फिर वापस। तो इस टाइम में इसने, इसी दौरान इसने टाइम कितना लिया? इसको कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। टाइम taken by a body to complete one vibration is known as time period. Time required to complete one vibration is known as time period, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है जी। अब इसका एक जनरल सा फार्मूला मैं लिख देता हूं। टाइम पीरियड बराबर होता है टोटल टाइम डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। टोटल टाइम स्मॉल टी और नंबर ऑफ वाइब्रेशन को स्मॉल एन से। अगर आपको गिवन हो टोटल टाइम और आपको गिवन हो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक वाइब्रेशन के लिए टाइम कितना है। हम इसको मेजर करते हैं सेकंड्स में। हम इसको मेजर करते हैं किस चीज में? सेकंड्स में। ठीक है जी। तो टाइम पीरियड मेरे पास क्या है? टाइम पीरियड मेरे पास टाइम है किस चीज का? एक वाइब्रेटिंग बॉडी का। कौन सा टाइम? जिसमें ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है। वो टाइम जिसमें वाइब्रेटिंग बॉडी जो है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। इसके बाद इससे रिलेटेड दूसरा फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी क्या है? आमतौर पर आप वाइब्रेशंस में, वेव्स में ये टर्म यूज करते हैं। आमतौर पर आप ये यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये है क्या चीज? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। किस चीज से? स्मॉल एफ से। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। Number of vibrations completed by body in a unit time is known as frequency. Frequency बराबर है number of vibrations dividing by टोटल टाइम। इसको हम डिनोट करते हैं एफ से, नंबर ऑफ वाइब्रेशन को स्मॉल एन से, और टाइम को टी से। अब आप जरा कंपेयर करें 1 और 2, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। इसीलिए हम कहते हैं कि the reciprocal of
टाइम पीरियड is known as frequency। बिल्कुल टाइम पीरियड का उलट। SI यूनिट इसका क्या है? हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड। हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड। तो ये आपके पास हो गई क्या चीज? ये मेरे पास हो गई फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट। What is basically displacement? डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। यहां पर वाइब्रेटरी मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट किस तरह डिफाइन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस कवर्ड ऑन either side from mean position by a vibrating body is known as distance, displacement। ठीक है जी? At any instant, distance covered by a vibrating body on either side from mean position is known as displacement। Suppose ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम है और ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है जी, बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब ये इसके डिफरेंट पोजीशन है एट एनी इंस्टेंट। तो अगर मीन पोजीशन से ये ए तक आ रहा है, बी तक आ रहा है, सी तक आ रहा है, ऑल दीज आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तमाम को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड ऑन आइदर साइड्स, और इसको डिनोट करते हैं किस चीज से? एक्स। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल बाय सिंपल vibrating body on either side। distance traveled by a vibrating body on either side from mean position is known as displacement। Now amplitude, amplitude, what is amplitude? Amplitude is defined as maximum displacement is known as amplitude। maximum displacement is known as amplitude। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी कवर करती है मीन पोजीशन से ऑन आइदर साइड, मैक्सिमम, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इन तीनों में से एम्पलीट्यूड कौन सा है?
इन तीनों में से मैक्सिमम जो है वो ये है C। सो दिस C इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है लेकिन मैक्सिमम है, और इसको डिनोट करते हैं किस चीज से? x नॉट से। ठीक है जी। तो ये हो गई आपके पास एम्पलीट्यूड। इसके बाद एम्पलीट्यूड के बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड के बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? ये है क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में वाइब्रेटरी मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जगह जगह पर आप यूज करेंगे। इसके बगैर इसको समझना मुश्किल है, तो इसलिए ये जरूरी है। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस एंगुलर वेलोसिटी को, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये वही एंगुलर वेलोसिटी है जो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, per second of a body is known as angular frequency। ये आप कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, थीटा बाय टी। नाउ फॉर वन रिवॉल्यूशन, फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 5 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है 2 पाई रेडियंस के बराबर, और यहां पर मैं लिख चुका हूं इससे पहले कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है यह है टाइम पीरियड। ये क्या है? टाइम पीरियड। अब देखिए बेटा, यहां पर वैल्यू पुट करें तो आपके पास ओमेगा आ जाएगी 2 पाई बाय कैपिटल टी। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी is equal to 2 pi by t। ये रिलेशनशिप हो गई एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के दरमियान। इट कैन बी रिटन एज 1 by t। अब 1 by t क्या चीज है? द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास आ गई 2 pi f। This is the relationship between angular frequency and linear frequency। ये रिलेशनशिप आ गई लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। अब यहां पर एमसीक्यू आ सकता है